हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो सब? मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 12 की फिजिक्स को लेकर के आए। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा था। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है बेटा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने पढ़ भी चुका है। आज जो हम लोग चीजें कवर करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से हट करके होगा, यानी कि क्लास 12 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो मैं आपको दे चुका हूं। अब जो है हम लोग कोर टॉपिक को कवर करेंगे, और उस टॉपिक्स को कवर करने का जो सबसे पहला लेक्चर होगा, जो सबसे पहला टॉपिक होगा, वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले बच्चों, मेरे कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, जिसका नाम है हम लोग कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ। तो बच्चों, आप लोग जानते हो ये बात काफी अच्छी तरीके से कि जब भी किसी कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, जब भी किसी कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, तो करंट के फ्लो होने की वजह से उस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और ये बात आप लोगों को बताने वाले कौन थे? ऑरस्टेड साहब थे। ऑरस्टेड साहब ने इस बात को डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब भी किसी कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ऑरस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद बेटा, बायो-सेवर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बायो-सेवर्ट लॉ। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, if current is passing through a conductor, then a magnetic field produced around the conductor. The magnitude of produced magnetic field is dependable on following factors. क्या कहा बेटा? बायो-सेवर्ट ने कहा बेटा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोगों ने करंट को फ्लो कराया, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ऐसा बायो-सेवर्ट ने कहा। तो चलो ठीक है, वो टर्म्स क्या क्या थे आपके, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डीबी मतलब छोटा मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ आई। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट I, यानी कि the more the current flows, more will be magnetic field. ये बायो-सेवर्ट ने कहा अपना पहले लॉ में। चलो ठीक है। दूसरा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl,
अब ये डीएल क्या है? डीएल बेटा वो लेंथ है, देखो यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। सपोज कर लो ये मेरा कंडक्टर आई है, एक कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वो पॉइंट है यहां पर मैंने इस कंडक्टर का एक लेंथ लिया डीएल। देखो करंट जब इस कंडक्टर में जाएगा बेटा तो इस पूरे कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड न बताते हुए उन्होंने केवल एक छोटे से लेंथ का बताया। अगर छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, लेंथ का एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, तो इन्होंने इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बताया, ठीक है। तो इस छोटे से लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी कि जो लेंथ की लंबाई होगी, इफेक्टिव लेंथ की जो लंबाई होगी, मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलो थर्ड इन्होंने कहा कि डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वायर्स स्मॉल लेंथ to the point where magnetic field is to be determined, to be determined। चलो तो पहले में इन्होंने क्या कहा कि जब वायर में करंट जाएगा बेटा तो करंट जाने की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी कि जो भी लेंथ होगा डीएल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ज्यादा लेंथ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर डीएल क्यों लिया बेटा? क्योंकि पूरे कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है, लेकिन हमें केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड इतने लेंथ की वजह से निकालना है, ठीक है। ऐसा बायो सेवर्ट ने किया था। सपोज कर लेते हैं ये वो पॉइंट है बेटा, ये वो पॉइंट है P, वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो मैंने मिला दिया और देखो इस लेंथ के वजह से एक एंगल क्रिएट हो रहा है, लेंथ और उस पॉइंट के बीच का एक एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा, यही यहां पर वो थीटा है। समझ रहे हो आपको? यानी कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड साइन थीटा की वैल्यू कब ज्यादा होती है? अगर 30 डिग्री की वैल्यू देखे तो 1/2, 45 की देखे तो 1/√2, 60 की देखे √3/2, 90 का देखे तो 1, वैल्यू बढ़ रही है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू जितनी इंक्रीज होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ऐसा किसने कहा? बायो सेवर्ट ने कहा। जहां पर थीटा जो है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन स्मॉल लेंथ डीएल टू द पॉइंट ओवर विच वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और उस लेंथ यानी कि जो कंडक्टर है उसके लेंथ के बीच का जो एंगल होगा वो यहां पर साइन थीटा है। इज इट क्लियर? चलो तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। इतना समझ में आएगा? चलो तो एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन करो। एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं और उसको कवर करना जरूरी है। चलो ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहां से इसे इरेज करते हैं और ये स्टेटमेंट भी इरेज कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और हम इस पे नोट डाउन कर सकते हैं। चलो
तो इन्होंने 3 पॉइंट्स दे दिए थे बेटा। अब हम लोग चौथे पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में इन्होंने कहा dB inversely proportional to the square of the distance between the point and the conductor। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड dB जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अब ये आर स्क्वायर है क्या, तो इस जो लेंथ का कंडक्टर है वहां से वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, डीएल जो स्मॉल लेंथ था, लेंथ का जो एलिमेंट था, उस लेंथ से वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उनके बीच का जो डिस्टेंस है आर, इसी डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जानते हो आप जानते हो ये, आप एक्सपीरियंस भी किए हो। मैग्नेट के क्लोज लाओगे तो मैग्नेट तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज करो ये आयरन है और ये मैग्नेट है, ये तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा पास में होगा, लेकिन दूर होगा तो कम फोर्स लगाएगा। तो जितना ज्यादा दूर जाएगा पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। वही तो है, आर की वैल्यू को इंक्रीज करो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ आई बात। तो यहां पर वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन conductor to the point where magnetic field is to be find। ओके, तो इतने सारे पॉइंट्स थे किसमें, बायो-सेवर्ट लॉ के। अब जो काम क्या है बेटा, अब एक्सप्रेशन बनाना हमारा काम है। नाउ merging all the equations, सभी इक्वेशंस को मर्ज कर दो, 1 2 3 4 चारों इक्वेशंस को मर्ज कर दो तो आपको मिलेगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मिलेगा ना। चलो मैं इस नीचे वाले को भी मिटा देता हूं। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए था बेटा कि ये डीबी कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका मुझे फॉर्मूला चाहिए था। तो डीबी इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहां पर कांस्टेंट हम लगाते हैं बेटा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई। न्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, मैं आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लेना। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सपोज कर लो ये वायर है बेटा, ये वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस आई करंट फ्लो होने की वजह से इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना करंट जा रहा है, कितना लेंथ है इसका, और कितना डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना, और पॉइंट और लेंथ के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, समझ में आई बात। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, इसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर, हाँ चलो, वेयर nu naught upon 4 pi is a constant and its value is nu naught upon 4 pi की वैल्यू होती है बेटा 10 to the power minus 7। nu naught upon 4 pi की वैल्यू कितनी होती है, 10 to the power minus 7। या फिर केवल और केवल न्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। समझ में आ रही बात। चलो तो एक काम करो बेटा, ये एक्सप्रेशन हो गया न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, न्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूं ये न्यू नॉट है क्या। ओके चलो,
ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं और कुछ चमत्कारी चीज करते हैं। आपको मैं न्यू नॉट के बारे में बता दूं कि व्हाट इज दिस न्यू नॉट। वेयर न्यू नॉट इज permeability of free space. New knot is permeability of free space. Permeability of free space का मतलब क्या है? Permeability का मतलब क्या है? Permeability का मतलब बेटा आपको मैंने बताया था कि permittivity क्या होता है। तो परमिटिविटी में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती है मीडियम में, और मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रही है जाने के लिए, मैंने आपको बताया था। उसी तरह से बेटा अगर कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक निकल रही है, ऐसे निकलती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहां पर भी जो मीडियम होता है बेटा, ये जो मीडियम है, ये मीडियम का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि मीडियम बताता है कि मेरे थ्रू कितने फील्ड लाइंस जा सकते हैं। तो यही परमेबिलिटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल या मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। वेयर न्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर, यानी कि अगर नॉट लगा है तो फ्री स्पेस की बात करें, अगर नॉट नहीं लगा है तो इसका मतलब कोई अदर मीडियम हो सकता है। अगर नॉट लगा है तो मतलब एयर की बात कर रहा है, हवा में। मैग्नेट है तो मैग्नेट के बाद यहां पर आयरन रखा हुआ है, तो यहां पर मीडियम क्या है, एयर है ना। तो ये एयर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है जाने के लिए, ये न्यू नॉट हो गया। और न्यू क्या है, न्यू का मतलब है बेटा ये एनी मीडियम हो गया, नॉट नहीं लगा है ना, मतलब एयर की बात नहीं है, किसी और मीडियम में। सपोज कर लो ऑयल, तो ऑयल के अंदर मैग्नेट है और यहां पर आयरन है, तो ऑयल अब अलाउ करेगा ना, तो ऑयल के लिए अलग वैल्यू होती है, समझ में आ रही बात। तो न्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन एयर, समझ रहे हो बात को। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था, इसलिए मैंने बहुत हल्के में आपको बता दिया। और अगर समझना है तो परमिटिविटी वाले लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखना, वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। Now unit and dimension, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ न्यू नॉट। न्यू नॉट का यूनिट और डायमेंशन निकालना बहुत जरूरी है बेटा, न्यू नॉट का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना बहुत जरूरी है। तो बेटा देखो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है, यानी कि बी का जो यूनिट होता है, बी का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, किसका, बी का, है ना। तो अब देखो dB इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मुझे न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, यूनिट चाहिए, तो न्यू नॉट को सेपरेट कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ भेज देते हैं। तो dB इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हुआ dB इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आइडियल साइन थीटा। तो देखो यहां पर 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो न्यू नॉट का यूनिट क्या निकल करके आएगा, न्यू नॉट का dB का यूनिट क्या है, dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अरे d लग गया तो मतलब छोटा, d नहीं लगा होता तो मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू तो यूनिट तो नहीं चेंज होगा ना, यूनिट उतना ही रहेगा। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इनटू आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आइडियल, आई मतलब एम्पियर एंड डीएल मतलब मीटर, एम्पियर मीटर, समझ रहे बात को। तो एम्पियर 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 स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर। तो न्यू नॉट का जो यूनिट निकल करके आया बेटा, न्यू नॉट का जो यूनिट निकल करके आया वो हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया और आपको मिल गया न्यू नॉट इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर,
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। समझ में आई बात? चलो, न्यू नॉट इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। अब इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन, तो न्यू नॉट का जो डायमेंशन लिखना होगा बेटा, न्यूटन मतलब क्या? फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा एम एल टी पे पावर -2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एम्पियर। तो एम्पियर यानी कि करंट का तो डायमेंशन ए ही होता है, तो न्यू नॉट का जो डायमेंशन निकल करके आया वो आया एम एल टी पे पावर -2 ए पे पावर -1। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। तो न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो न्यू नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, न्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। न्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। क्यों? क्योंकि न्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैंने बताया 10 टू पावर -7। तो अगर केवल और केवल न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो 4 पाई इधर चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 किसकी? न्यू नॉट की वैल्यू हो गई। अच्छा, इसका यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या फिर डायमेंशन क्या हुआ इसका? एम एल टी पे पावर -2 ए पे पावर -1। समझ में आएगी बात? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, परमिएबिलिटी का एक और यूनिट लिख देते हैं। परमिएबिलिटी का एक और यूनिट लिख देते हैं, वन मोर यूनिट। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा बेटा डीवी की एक और यूनिट, यहां से अलग यूनिट है बेटा, एक और यूनिट निकालना हुआ है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, मुझे यहां पर न्यू नॉट चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेबर। क्या कहते हैं? वेबर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहें या फिर और वेबर कहें, वेबर कहें, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेबर, 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 ठीक है, इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आई मतलब एम्पियर इंटू डीएल मतलब मीटर। तो 1 मीटर से ये मीटर कट जाएगा और यहां पर मिल जाएगा आपको न्यू नॉट, और न्यू नॉट का जो नया डायमेंशन निकल करके आएगा, न्यू नॉट का जो नया डायमेंशन वो वेबर मीटर पर एम्पियर, वेबर मीटर पर एम्पियर, ये आपका दूसरा यूनिट हो गया। इज इट क्लियर? चलो एक काम करो तो बेटा, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट ने क्या कहा? तो बायो-सेवर्ट ने बताया बेटा सिंपली कि जो ऑरस्टेड ने कहा था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराएं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ऑरस्टेड ने तो कहा था ना कि कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसके थ्रू जो हम लोग करंट को पास कराएंगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बायो-सेवर्ट ने अपने फॉर्मूले में बता दिया। इन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो आई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा करंट भेजेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना लेंथ होगा उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। ये सारी चीजें पॉइंट्स मैंने बताया। तो फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, उन्होंने फॉर्मूला बनाया डीबी इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था बेटा बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया व्हाट इज न्यू नॉट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इन सभी चीजों के बाद डिस्कस करने के बाद न्यू नॉट का यूनिट मैंने बताया और डायमेंशन बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अभी तक का जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई। तो एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज करो, ये सारी चीजें को नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका दैट विल बी रिलेशन बिटवीन
परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। तो परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी मतलब न्यू नॉट। इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है बेटा कि जो न्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। पढ़ा है ना हम लोगों ने पढ़ा है ना। चलो, तो अगर 4 पाई को इधर भेज देते हैं तो आपको मिलेगा न्यू नॉट, सॉरी 4 पाई को इधर भेज देते हैं तो आपको मिलेगा 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये मिलेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यू नॉट इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, न्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई नहीं करना था बेटा, डिवाइड करना था सॉरी, डिवाइड करना था। ओके, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, तो न्यू नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो आपको मिलेगा न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/, एक रिलेशन आ जाएगा बेटा, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन खुद से करना, 3 इंटू 10 टू पावर 8 होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, और अगर इसको इधर और इसको इधर भेज देते तो आपको मिल जाएगा 1/न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर चलो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर। फिर आपको ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो आपको मिलेगा 1/अंडर रूट न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c, क्योंकि 3 इंटू 10 टू पावर 8 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो 1/न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c, ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, खुद से कैलकुलेशन करना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो फिर ठीक है, ओके ओके डन। सो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने समझ गया अच्छे तरीके से कि किस तरीके से अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, हाँ यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना करके रखा है, अभी मैं समझाता हूँ ये डायग्राम क्या है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला जो रूल होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का जो सबसे पहला रूल होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। राइट हैंड palm रूल नंबर 1, राइट हैंड palm रूल नंबर 1। ओके,
राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। तो इसमें करना क्या होगा आपको, इफ वी stretched our right hand such that our thumb is in the direction of flow of current, and our wrist fingers are pointed at the point where magnetic field is to be determined। अगर हम लोग अपने राइट हैंड को, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करें कि हमारा जो थंब है, वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जाए, और हमारा जो रेस्ट फिंगर वो उस पॉइंट को दिखाए जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ये स्टेटमेंट बता रहा है, ठीक है। देन the direction of pushing, पुश करना, धक्का देना, the direction of pushing by our palm will be the direction of magnetic field। कह रहा है कि अगर हम लोग अपना राइट हैंड इस तरह से स्ट्रेच करें कि जो अंगूठा है, थंब है, वो करंट के डायरेक्शन में रहे, और जो हमारा रेस्ट फिंगर है वो उस पॉइंट को दिखाए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हाथ से जो पाम से जो धक्का देंगे ऊपर की तरफ, है ना, कहीं पे भी धक्का देंगे, लेकिन पाम से धक्का देना है, पाम से। अगर करंट इधर जा रहा है तो ऊपर धक्का देंगे, और करंट अगर इस साइड में बोर्ड की तरफ जा रहा है तो यानी कि थंब इधर होगा तो नीचे धक्का देंगे, है ना। तो पाम से जो पुश करने का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ में आई मेरी बात? इस डायरेक्शन में देखो, इस डायग्राम में देखो, यहां पर वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो हमने अपना राइट हैंड ऐसे फैलाया, और ये पॉइंट है जहां पर डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने अपने रेस्ट फिंगर को उस पॉइंट की तरफ लोकेट किया, और जो थंब था मेरा वो करंट के डायरेक्शन में था। देखो थंब जो है करंट के डायरेक्शन में है, तो जो धक्का देने का, जो पुश करने का जो डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा स्टेटमेंट आपका राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 बताता है। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट एक बार और क्या है देख लो जरा सा। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड सच दैट, अगर हम अपना राइट हैंड इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, दैट आवर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, हमारा अंगूठा करंट के फ्लो के डायरेक्शन में हो, एंड आवर रेस्ट फिंगर्स आर लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, और हमारा जो रेस्ट फिंगर है उस पॉइंट की तरफ पॉइंटेड हो जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, देन द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग आवर पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पाम से जो पुश करने का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो। क्लियर है? चलो तो एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और लॉ आपको मैं बताता हूं। ओके बेटा, तो मैं इरेज करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं एक और लॉ है बेटा डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का, और वो लॉ है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल नंबर 2।
राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल क्या है बेटा? तो आपने स्क्रू ड्राइवर देखा है, बिल्कुल देखा होगा आपने स्क्रू ड्राइवर। आपने स्क्रू ड्राइवर देखा ही होगा कुछ इस तरीके का। चलो सपोज कर लो ये स्क्रू ड्राइवर है बेटा, मेरा स्क्रू ड्राइवर ऐसे ही है ना। चलो सो दिस इज आवर स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर से किसी स्क्रू को कसते हैं, टाइट करते हैं, तो इससे रिलेटेड ये लॉ है। अब ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this rule, if we put the tip, tip मतलब ये वाला ऊपर वाला जो टॉप वाला है, if we put the tip of a screwdriver in the direction of flow of current through a wire, according to this rule, इस नियम के अनुसार, if we put the tip of screwdriver in the direction of flow of current, तो अगर सपोज करो ये वायर है मेरा और इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो टिप है अगर ऊपर की तरफ है वायर, यहां तक अभी लिखा है मैंने, then the direction of rotation of screwdriver for tighten the screw will represent the direction of magnetic field। मतलब कह रहा है बेटा, अगर हम लोग अपने स्क्रू ड्राइवर को, उसके टिप को करंट फ्लो होने के डायरेक्शन में रखें और स्क्रू को टाइट करने के लिए, टाइटन द स्क्रू को टाइट करने के लिए हमें रोटेट करना पड़ेगा ना। तो जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा टाइट करने के लिए जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, क्योंकि टाइट तो ऐसे ही करेंगे बेटा, ऐसे ही तो टाइट करेंगे, ऐसे करके रोटेट करेगा। अच्छा, अगर यही करंट नीचे की तरफ जाता तो टाइट करने के लिए क्या करते हैं? टाइट ऐसे करते हैं। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, तो अब की बार टाइट हम लोग ऐसे करते हैं तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है। समझ में आ रही बात? यही था आपका रूल नंबर 2, दैट इज राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। ओके, अब ये कॉर्क स्क्रू रूल क्या है, तो फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग, if we put the tip of a screwdriver in the direction of flow of current of a wire, अगर हम लोग किसी भी स्क्रू ड्राइवर का जो टिप है वो करंट के फ्लो के डायरेक्शन में रखते हैं, then the direction of rotation of screwdriver for tighten the screw, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रू को टाइट करने के लिए, will represent the direction of magnetic field, और वो जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो मिल रहा है हमें वो बी का डायरेक्शन मिल रहा है, बी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो एक काम करो बेटा, इस वीडियो को भी पॉज करो और नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें क्लियर हुई हैं। जो मैंने आप लोगों को अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं एक अलग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग circular loop, magnetic field due to a current carrying circular loop at the center। यानी कि अब ये टॉपिक क्या है बेटा, ये टॉपिक है बेटा हमारे पास, इसके पहले क्या था, एक वायर था जो कि लंबाई था, ऐसा वायर था और इसमें करंट जा रहा था, ऐसा ही तो वायर था, इसमें करंट जा रहा था। लेकिन अब इस वायर को सर्कुलर कॉइल बना दिया गया। इस वायर को क्या बना दिया गया बेटा, ऐसे करके सर्कुलर कॉइल बना दिया गया, ऐसे। ठीक है, सपोज कर लो कि यहां से करंट जा रहा है आई, और करंट ऐसे करके इसमें जा रहा है आई। अब इस कॉइल की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां पर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है। अब इसको मैं बताता हूं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले कुछ एजम्पशन करना पड़ेगा हमें बेटा, सबसे पहले हमें एक एजम्पशन करना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम we have a conducting wire, which is formed in a circular loop of radius a। हमारे पास एक वायर है, तार है, उस तार को हम लोगों ने सर्कुलर रूप में फॉर्म कर दिया और इसका रेडियस जो है वो ए है, ए रेडियस है। ठीक, क्लियर, चलो ठीक है। अब बेटा यहां पर अब मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास एक वायर था ऐसे करके, स्ट्रेट वायर, और इसके छोटे से लेंथ डीएल के वजह से इस पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था इस पॉइंट पर, तो वैल्यू क्या था, तो dB इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो था फॉर्मूला, था ना। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर था और उसके एक छोटे से लेंथ के एलिमेंट के वजह से, स्मॉल लेंथ डीएल के वजह से, एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी, डीबी की वैल्यू जो थी, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, था कि नहीं था, हाँ ना। चलो समझ आ गई बात। चलो अब अगर मुझे एक चीज बताओ, ये जो सर्कल है, एक सर्कल है हमारे पास, समझाने के लिए कर रहा हूं, ये एक सर्कल है। अगर इस सर्कल के परफेरी को, यानी कि सर्कमफ्रेंस को स्मॉल लेंथ में हम लोग डिवाइड कर दें, स्मॉल लेंथ में डिवाइड कर दें, स्मॉल लेंथ में तोड़ दिया, ऐसे करके तोड़ दिया, एज्यूम कर रहे हैं, और एक छोटे से एलिमेंट का, यानी कि एक छोटे से एलिमेंट का लेंथ अगर मैं डीएल कहूं, छोटा सा एलिमेंट जो है वो डीएल है। ठीक है, समझ लो बात को। अगर किसी सर्कल को इनफाइनाइटली छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक कर दोगे, तो ये छोटा सा जो डीएल है बेटा, वो एक ऐसे करके एल लेंथ के कंडक्टर की तरह ही तो काम करेगा, बोलो हाँ या ना। ये जो वायर है बेटा, एक सर्कुलर वायर अगर है, समझो बात, चीजों को सुनो अब ध्यान से। अगर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को छोटे छोटे लेंथ में अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं बेटा, ऐसे करके अगर ब्रेक कर देते हैं, और हर एक लेंथ की जो लंबाई है, हर एक जो एलिमेंट की जो लंबाई अगर डीएल है, तो वो जो कट करके निकालेंगे वो एक लाइन की तरह ही तो एक्ट करेगा।
छोटे छोटे लाइन एल लेंथ के डीएल लेंथ के लाइन की तरह ही तो बनेगा, एक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? करेगा ना? तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। ध्यान से समझो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी चीज। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने यहां पर एक छोटे से एलिमेंट डीएल लिया। कहां पर? यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया, यहां पर, ठीक। ये वाला एक डीएल लेंथ ले लिया, डीएल, ठीक। अब डीएल लेंथ से यहां पर इसको मिला दिया, डीएल लेंथ से यहां पर इसको मिला दिया, तो इस डीएल लेंथ में करंट जाएगा आई। बताओ बेटा, इस पूरे वायर में करंट जा रहा है ना, तो जो छोटा सा डीएल एलिमेंट लेंगे उसमें भी तो करंट आई जा रहा है, जा रहा है ना। तो इस डीएल लेंथ में जो आई करंट जा रहा है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा? इतना ही बनेगा क्या? न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही बनेगा क्या? बिल्कुल यही बनेगा बेटा। छोटा सा जो डीएल एलिमेंट लिए हैं बेटा, वो एक कंडक्टर की तरह, एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है ना, ऐसे करके एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा। और अगर इसमें आई करंट जा रहा है तो यहां पर बायो-सेवर्ट लॉ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना बायो-सेवर्ट लॉ, तो वही बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे यहां पे, और उसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां तक हो गया कि हमने वायर को मोड़ करके एक ए रेडियस के सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी आर टेकिंग a small length of wire DL element. Now we are taking, अब हम लोग क्या ले रहे हैं? वायर के एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ का, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले रहे हैं, इन विच I current is flowing. Then due to this wire, इस वायर की वजह से, ये छोटे से डीएल की वजह से, इस छोटे से डीएल की वजह से, ड्यू टू दिस डीएल, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड छोटे से वायर के लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए छोटा सा ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डीबी इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा। क्लियर? अब यहां पर ये साइन थीटा क्या है? ये साइन थीटा, ये जो डीएल लेंथ है, इस डीएल लेंथ से इस सेंटर के बीच का के एंगल कितना है, यही तो है। व्हाट इज दिस डी, व्हाट इज दिस एंगल साइन थीटा, व्हाट इज दिस थीटा? तो सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस कंडक्टर लेंथ एंड दैट पॉइंट। ये जो ओ पॉइंट था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था, उनके बीच का एंगल था ना। देखो जरा सा, ऐसे ही तो वायर था बेटा, ये डीएल लेंथ था, तो डीएल लेंथ से इस पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना था, तो हम क्या ले रहे थे? इस डीएल लेंथ के साथ इस पॉइंट का कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, यही तो साइन थीटा था। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर किसी पॉइंट को मिलाते हैं, किसी भी सर्कल के सेंटर को और पॉइंट पी, जब सेंटर ओ और पॉइंट पी को आपस में मैच कराएंगे बेटा, सो दिस पॉइंट विल बी एट 90 डिग्री फ्रॉम द सेंटर। यानी कि ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और सेंटर से मिलाओगे तो इस पॉइंट और सेंटर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। पढ़ा है ना? हाँ, तो यहां पर ये जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा? बिल्कुल होगा यार, मैथमेटिक्स है। हियर आगे, हियर साइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज की जगह पे 2 पॉइंट बना देते हैं। बिकॉज
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल a point on the circumference is always at 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है? तो चलो dB मिल गया, तो dB इक्वल टू मिल गया आपको बेटा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, आर नहीं होगा ना बेटा क्योंकि हमने ए सपोज किया है, तो यहां पर ए रहेगा ए स्क्वायर, तो आईडीएल अपॉन ए स्क्वायर, सो डीबी इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन हमें इस पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, इस छोटे से एलिमेंट के लिए नहीं, इस छोटे से एलिमेंट के लिए हमें नहीं चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, हम इस पूरे वायर के लिए चाहिए था। तो पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, छोटा छोटा लेंथ, इस छोटे छोटे लेंथ को पूरे को अगर सम कर देंगे तो सर्कल का पूरा वायर मिल जाएगा बेटा, इसीलिए हम यहां पर समेशन लगाएंगे। समेशन का मतलब होता है बेटा सम, जोड़ना, ठीक है, सबको उठा करके जोड़ देंगे, छोटे छोटे जितने भी डीएल लेंथ रहेगा उन सबको ऐड कर देंगे, तो न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक समझ नहीं बात। अब ये समेशन जो है वो केवल कहां लगेगा, डीएल के पास, क्योंकि डीएल ही तो एलिमेंट था, बाकी सब तो कंप्लीट था, आई पूरा करंट है, रेडियस पूरा है, केवल ये जो डीएल है वही तो छोटा सा टुकड़ा था, इसीलिए समेशन वहां पर लगा। समेशन का मतलब होता है बेटा सम, जोड़ देना, ऐड कर देना। सो बी इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई समेशन डीएल अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, क्लियर? चलो अब अगर इस छोटे छोटे एलिमेंट को पूरे सर्कल के लिए हम लोग जोड़ देंगे बेटा तो लेंथ कितना होगा, डीएल जो है, डीएल पे समेशन लग गया, मतलब जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट थे उन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे क्या मिल जाएगा आपको, सर्कमफ्रेंस तो मिल जाएगा। अरे बेटा ये देखो, अगर ये सर्कलवा है और इस सर्कलवा को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग बांटे हुए हैं, ऐसे डिवाइड करके रखे हुए हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, अगर एक का लेंथ डीएल है तो सबको ऐड कर देंगे तो सर्कमफ्रेंस ही तो मिलेगा 2 पाई आर, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ही तो मिलेगा। तो यानी कि अब समेशन डीएल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, समेशन डीएल की जगह पे हम लोग रख सकते हैं सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो अब यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन डीएल की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई समेशन डीएल की जगह पे सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई ए, 2 पाई आर होता, लेकिन रेडियस क्या था, ए सपोज किया था, 2 पाई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कटेगा, 2 2 जा 4, एक ए से एक कट जाएगा, तो आपको मिलेगा b इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2a, b इक्वल टू न्यू नॉट आई बाई 2a, और यही होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और लूप, b इक्वल टू न्यू नॉट आई बाई 2a। समझ में आई बात? यहां तक ये हो गया, मिल गया इसका सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब छोटे से एलिमेंट की वजह से नहीं, पूरे वायर की वजह से मिल गया, क्योंकि हमने यहां पर समेशन लगा दिया। समझ रहे बात को? अच्छा चलो ठीक है, यहां पर वायर को केवल एक बार लपेटा गया ना, वायर को केवल एक बार लपेट गया। अगर सपोज कर लो वायर का n नंबर ऑफ टर्न हो, मतलब ये एक वायर है बेटा, अगर मैंने इसको एक सर्कल बना दिया तो ये एक सर्कल बना ना, अब अगर मैं इसको एक और सर्कल बना दूं तो 2 सर्कल बन गया, अब अगर मैं इसको एक और बना दूं तो 3 सर्कल बन गया, 1 2 3, तीन सर्कल्स बन गए ना अलग अलग, एक बार और मोड़ दिया, चौथा सर्कल बन गया। तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला बेटा वो एक सर्कल के लिए था, एक बार अगर वायर को लपेटा गया है, तो अगर हम कहें कि अगर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर सर्कल हो, यहां पर लिख देते हैं इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स मतलब कॉइल, ठीक है, अगर यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स हो देन मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू हो जाएगा बेटा न्यू नॉट एन आई बाई 2a, केवल n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लो क्या लिखा बेटा मैंने लिखा इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई बाई 2a, यही होगा। तो एक काम करो बेटा, वीडियो को पॉज करो और इस पूरे कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो। एक बार और बता दूं? नहीं बेटा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो और वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लेना, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो बेटा मेरे से पूछ लेना, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, ठीक है बेटा। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से स्टार्ट किया हुआ है। इसका स्टार्ट काफी रिवॉल्यूशनरी तरीके का था और इस वजह से इसको हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी, आगे भी काफी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिसके वजह से आप देख रहे हो मेरा मेहनत, मैं पूरा स्वेट से वेट हो चुका हूं। तो कीप सपोर्टिंग टू मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस एंड साइंस गुरु क्लासेस। जय हिंद, बाय।